Hi guys, we start the session about the Supreme Court last series that is going on. आप ये सीरीज़ देखिए जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आप इस सीरीज़ को देखिए और क्लैरिटी डेवलप कीजिए इस टॉपिक में कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट के ऊपर, जो 1968 का वो एक्ट तक आपने नहीं पढ़ा है। वहाँ से कई बार यूपीएससी ने सीएसई में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे मैं बता दूँ, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट JIACT, ये 1968 का जो एक्ट है आप इसको पढ़िए। यहाँ से बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तो क्वेश्चन बनता है कि जजेस के रिमूवल कैसे होंगे, जो मैं पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वो देख लीजिए। नहीं तो इस क्वेश्चन सीरीज़ में भी वो टॉपिक कवर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को एक हॉलिस्टिक अप्रोच की तरह मैंने इस क्वेश्चन सीरीज़ में ख़त्म किया। अब इसको वॉच कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूछ रहा है कि नेम द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन इंडिया, कि हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इंडिया कौन सा है इस इंडिया में। तो आप जानते हैं कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फाइनल अथॉरिटी कौन होगी जो इंटरप्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी, वो कौन सी अथॉरिटी फाइनल अथॉरिटी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी, मतलब बताएगी कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या लिखा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस जगह क्या लिखा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। ये थोड़ा प्रिंटेड मिस्टेक है कि 25 जजेस ज़्यादा नहीं होंगे आपके 31 प्लस 2 जजेस, मतलब 33 जजेस हो सकते हैं। और जो कोरम है पार्लियामेंट का, जो सुप्रीम कोर्ट के चलाने के लिए जो कोरम है, वो 6 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 7 जजेस होने चाहिए। उसमें चीफ जस्टिस जो हैं वो शामिल होंगे, वो कंसिस्ट करेंगे उस जज के। ठीक है, कि इसमें पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, पर कंसल्ट किसकी ली जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और ये कंसल्ट जो है कॉलेजियम सिस्टम से होगी। कॉलेजियम सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले वीडियोस देखिए, क्लैरिटी मिलेगी। अब ये पूछ रहा है कि कौन डिटरमाइन करेगा स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, कितने जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ये डिटरमाइन कौन करेगा। तो ये डिटरमाइन करेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कितने जजेस होने चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। और पार्लियामेंट ये भी डिसाइड करेगी कि उनके नंबर, जजेस के नंबर बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए, ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। हु कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है। तो नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी क्या, कितने नंबर बढ़ाने हैं, कितनी स्ट्रेंथ रखनी है सुप्रीम कोर्ट की। कह रहा है कि जजेस का टर्म क्या होगा। आप 7th क्वेश्चन पढ़िए कि मेंशन द टर्म ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जो जजेस का टर्म है कितने ईयर तक वो सर्व करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो वो 65 तक सर्व कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मेरे को अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, तो वो अपने रेजिग्नेशन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे देंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। 8वां क्वेश्चन देखिए सर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन अपॉइंट करेगा, वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को। 9th क्वेश्चन देखेंगे आप। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ कैन द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट बी रिड्यूस। कह रहा है कि क्या ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस घटा दिए जाएं। बिल्कुल सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविजन है जिस वक्त उनके सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा डिक्रीज़ किए जा सकते हैं। आप पढ़िए कि इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ मे बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट।
अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि कोई लॉ के ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिसके ऊपर डाउट है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो वो एज अ कंसल्टेशन उससे, जैसे प्रेसिडेंट को कोई ओपिनियन ले ली है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी लॉ के ऊपर, पर वो बाइंडिंग नहीं होगी, चीफ जस्टिस की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। उस जुडिक्शन को क्या कहते हैं? एडवाइजरी जुडिक्शंस। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, थोरो रिवीजन है, हॉलिस्टिकली पढ़िए। मैं एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, सीएसई में नहीं मिलेगा, कोई भी आप स्टेट पीसीएस दे लेना, आपको एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा पॉलिटी से इन सेशन से। आगे चलते हैं, ये दूसरा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसको आप देखिए। कह रहा है हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। किसके साथ कंसल्ट करके? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाया जाएगा। जो जजेस होंगे वो कंसल्टेशन कैसी होगी? वो भी कॉलेजियम मेथड से होगी। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कह रहा है मेंशन 2 सैलरी अलाउंसेस ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि आप 2 अलाउंसेस और सैलरी बता दीजिए, सैलरी और अलाउंसेस बताइए चीफ जस्टिस की। तो मैं आपको बता दूं, उनको मंथली सैलरी मिलती है, उनको रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलता है, उनको एक रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको उसके लिए कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता। अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सबसे पहले आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। वो क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि पहली क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? आप सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के। दूसरी क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? कि आप हाई कोर्ट के जज रहे हो। कब तक? 5 साल से कम नहीं हो, 5 साल तक रहे हो, हाई कोर्ट के जज रहे हो। या फिर आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। या और दूसरी बात, आपके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहने चाहिए। प्रेसिडेंट की ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भैया कह रहा है क्वेश्चन 3, डिस्कस द अबाउट द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि उनके जो जजेस का सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होगा उसका क्या मैनर होगा, कैसे वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो एक वारंट दिया जाएगा, प्रेसिडेंट से साइन हुआ एक वारंट दिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट होगी और हाई कोर्ट के जज से भी कंसल्ट हो होगी, जैसे प्रेसिडेंट समझे तो उनसे उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। 4th क्वेश्चन पढ़िए, इंटरेस्टिंग है, कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई इंडिया में, क्या ऐसा था कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा जुडिशरी के मामले में। मतलब ना तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी जुडिशरी में, ना एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स इंटरफेरेंस करेंगे। आईएएस आईपीएस, गवर्नर्स, कैग, ये सब एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो आप ये इंटरफेरेंस नहीं कर सकते उसमें, इनके प्रोसीजर में। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात तो जब पावर के डिवीज़न की बात करती है कि सेंटर और यूनियन के बीच में किसको कितनी पावर मिलेंगी, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी जुडिशरी डिसाइड करेगी। इसके लिए उसका इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कोई डिस्प्यूट आ गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, हम तो ये समझेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, हम तो ये समझेंगे, तो फिर क्या करोगे आप? फिर उस मामले में भी जुडिशरी ही रेस्पॉन्सिबल होगी, जुडिशरी समझाएगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। तो वो इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी का इंटरप्रेटर, वो बताएगी क्या लिखा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी सेंटर स्टेट में। तो ये नेसेसरी थी। तो आप देखेंगे कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की आपसे वाई इज अंडरस्टूड बाय सिंगल हाँ ठीक है, ये कह रहा है कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आप अपील कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो एक हायरार्की में अपील कर सकते हो। तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं है।
एक हायरार्की है लेवल ऑफ कोर्ट्स की, तो इसका मतलब यही है, आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बातें हाई कोर्ट मानेगा, हाई कोर्ट की बातें नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट मानेंगे, ये सब चीज़ें बात। ये कह रहा है कि मेंशन 3 सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑफेंस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉल्स वैकेंट, कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांस हो सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जज की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है, तो वो तब वैकेंट रह सकती है जब उसको रिमूव किया गया हो उसकी पोस्ट से। तो उसका पोस्ट से रिमूव करने का तरीका क्या है, एक रेजोल्यूशन लाना पार्लियामेंट में, जो कि 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जिसमें 100 एमपी लोकसभा के साइन करने चाहिए उस रेजोल्यूशन को, और 50 एमपी राज्यसभा के उसको साइन करेंगे। उसके बाद वो बिल पास होगा पार्लियामेंट में, और वो किसी भी हाउस में ला सकते हैं। आइदर इन द इनिशिएट वी कैन इनिशिएट द रेजोल्यूशन अबाउट द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन एनी हाउस, आइदर ऑफ द एनी हाउस वी कैन इनिशिएट द प्रोसीडिंग अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो किसी भी हाउस में ला सकते हैं। उस रेजोल्यूशन को स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि उस रेजोल्यूशन को सुप्रीम कोर्ट का जो स्पीकर है वो रिजेक्ट नहीं करेगा सर। तो एक तो उसको निकाला हो ग्राउंड के किस पे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे उसको निकाल दिया हो, या फिर इनकेपेसिटी के ग्राउंड पे उस पर निकाल दिया हो, और या फिर जज ने खुद रिजाइन कर दिया हो अपनी पोस्ट से किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से, या फिर वो रिटायर हो गया हो। यही 2 कंडीशन हो सकती है जिसके बेसिस पे वो अपना पोस्ट वेकेट करेगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं हम इसको? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हम इसलिए कहते हैं कि सारे जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रखता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो देता है, उसको टेस्टिमनी की तरह, एविडेंस की तरह जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो कहते हैं कि साहब पहला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आया था, और उनके सामने सेम ऐसा केस आ जाए दोबारा से, तो वो उन जजमेंट्स को एक एविडेंस और टेस्टिमनी की तरह रखते हैं ताकि वो अपना जजमेंट दे पाएँ। उसकी वजह से वो उसकी वजह से कहते हैं इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा रखता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जुडिशल रिव्यू तो सिंपल टर्म है कि अगर कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट बनाती है वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, मतलब आर्टिकल 368 को फॉलो नहीं करता, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नल और वॉइड कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें आर्टिकल 13 जो कहता है कि ब्रश अप करता है फंडामेंटल राइट को, आपके फंडामेंटल राइट वो वायलेट हो रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 368 हुआ, आर्टिकल 32 हुआ, आर्टिकल 226 हुआ, ये सब चीज़ें। ये पार्ट 1 में मैं करा चुका हूँ। ये कल से हम करेंगे, ये क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे, कल के वाले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंजॉय दिस सेशन, बूस्ट योर स्कोर इन अ पॉलिटी with me. Thank you.